हाँ तो गाइज़, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डीएलएड सेकेंड ईयर के एस टू बुक, जिसका नाम संज्ञान सीखना और बाल विकास से है, इसमें जानेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स आसान शब्दों में। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में लगातार बने रहें। हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन होगी, उसे दबा दें ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पे आपके मोबाइल में मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञान सीखना और बाल विकास। संज्ञान क्या है? इंग्लिश में इसको कॉग्निशन कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रिया का सामूहिक नाम है जिनमें ध्यान, स्मरण, निर्णय लेना, भाषा और समस्या को हल करना शामिल है। उसे संज्ञान कहते हैं। अगर इसमें सा को हटा दिया जाए तो सीधा सीधा ज्ञान आता है और इसका मतलब यही होता है कि जानना और समझना किसी चीज़ को। बौद्धिक यह प्रक्रिया भी है जिसमें विचारों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अब देखिए, सीखना और अधिगम दोनों एक ही चीज़ें हैं। इंग्लिश में इसको लर्निंग कहते हैं। अगर किसी भी चीज़ों को अगर सीखना है, चाहे वो पुस्तक के माध्यम से हो, चाहे एक शिक्षक के माध्यम से हो, उसे सीखना कहते हैं। ठीक है। और बाल विकास क्या है? मनुष्य के जन्म से लेकर के किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाले जैविक और बौद्धिक परिवर्तन को कहते हैं बाल विकास। ठीक है। अब देखिए, यूनिट 1 क्या है? बच्चों में संज्ञानात्मक एवं संप्रत्यय विकास। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? इसमें तात्पर्य बच्चों में किसी संवेदी सूचनाओं क्या कहते हैं? सेंसरी मोटर्स। ठीक है ना। तो वो संवेदी सूचना होता है जो फर्स्ट स्टेज होता है। जिन प्याजी जी का जो है फर्स्ट स्टेज अवस्था जो है वो संवेदी है, सेंसरी मोटर। ठीक है, याद रहेगा। ग्रहण करके, उस पर चिंतन करके तथा क्रमिक रूप से उस लायक बना देने से है जिसका उपयोग करके तरह तरह के समस्या का समाधान कर सकता है। इस विकास का प्रयोग बौद्धिक विकास के लिए होता है। ठीक है। और बौद्धिक विकास एक सतत प्रक्रिया है जो कंटिन्यू चलने वाली है, लगातार चलने वाली है, वह प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है। इसके अनुसार व्यक्ति अपने वातावरण एवं परिवेश के साथ मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीखता है। इसके संस्थापक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन प्याजे माने जाते हैं। जीन प्याजे जी कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे, याद रखिएगा। ठीक है। इनका कहना है व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर अपनी समझ का निर्माण करता है। ठीक है। इनका क्या कहना है कि इंसान जो है अपनी समझ के अनुभव के अनुसार पे इसका निर्माण करता है। ठीक है। संज्ञानात्मक विकास की विशेषता क्या है? इसका विकास शैशवावस्था से पहले हो जाता है। इसका तात्पर्य बौद्धिक विकास से है। इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति में अधिगम क्षमता की वृद्धि होती है। संज्ञान से मानव देखता है, समझकर अपने अनुभव से ज्ञान को ग्रहण करते हैं। संज्ञान एक अर्जित योग्यता है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। अर्जित का मतलब क्या होता है? खुद से किसी भी चीज़ का ज्ञान लेना या वो आपको एक तोहफे में मिलना, नॉलेज, जानकारी, वो अर्जित कहलाता है। ठीक है। संज्ञानात्मक विकास के प्रक्रिया के चरण, इसके 6 चरण हैं। पहला है ध्यान, दूसरा धारणा, स्मृति, भाषा, अधिगम, उच्च तर्क। ठीक है। ये 6 देख लीजिएगा अच्छे से। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं यही है। मेन वीवीआई क्वेश्चन जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यही है, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। ठीक है। इसमें स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं इंग्लिश में इसको। ये जीन प्याजे जी ने इनकी अवस्थाएं बताई है, जो 4 अवस्था है। ठीक है। एक होता है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको बोलते हैं संवेदी गामक अवस्था। यह संज्ञानात्मक विकास का प्रथम अवस्था है। यह जन्म से 2 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में ज्ञानेंद्रियों की सहायता से वस्तुएं, ध्वनियाँ का अनुभव करते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ठीक है। यह संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है। यह अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होता है। इसमें कल्पना शुरू करता है बच्चा, कोई भी चीज़ को कल्पना करना शुरू कर देता है। भाषा सीखने लगता है, बच्चों चिंतन करना शुरू कर देता है। वो छोटी छोटी सी चीज़ों के बारे में तर्क करने लगते हैं। स्टार्टअप होता है उसका तर्क करने का। बच्चे रट कर सीखते हैं किसी चीज़ को। इस अवस्था में बच्चे स्वार्थी होते हैं। वो देखते होंगे छोटे छोटे जब बच्चे रहते हैं, अगर किसी चीज़ को देख लेंगे
तो वो बोलेंगे नहीं ये मेरा ही है, किसी दूसरे बच्चे को देना नहीं चाहते हैं, वो स्वार्थी टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तीसरा क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यह संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है। यह अवस्था 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक होती है। इसमें तर्क शक्ति तेजी से होने लगता है। इसमें क्या होता है, सभी बच्चे तर्क वितर्क जो है किसी भी टॉपिक पे, किसी भी चीज़ों पे करने लगते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, एक होता है औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, या तो औपचारिक हो गया या तो अमूर्त हो गया। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह संज्ञानात्मक विकास की चौथी और अंतिम अवस्था है। ठीक है, यह सबसे लास्ट अवस्था है। इसकी अवस्था 11 वर्ष से ऊपर माना जाता है। इस अवस्था में बच्चे समस्या का समाधान करने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चे का मस्तिष्क परिपक्व होने लगता है। ठीक है, क्या होता है, परिपक्व होने लगता है बच्चे का दिमाग। ठीक है, ये लास्ट स्टेज है, याद रहेगा। ये जो है VVI क्वेश्चन है, अच्छे से इसको देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब देखते हैं संप्रत्यय से आप क्या समझते हैं। मन के अनुसार संप्रत्यय वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर विभिन्न वस्तुओं, परिस्थितियों या घटनाओं में समानता का अर्जन किया जाता है। ठीक है, मतलब कि समानता बोले तो इक्विलिटी का मतलब कि इक्विटी का मतलब कि ये क्या आता है, समानता का संप्रत्यय। मतलब जैसे ही संप्रत्यय आएगा तो मतलब कि किसी भी चीज़ को, जैसे कि हक हो गया, अधिकार हो गया, ठीक है ना, या वस्तुएं हो गई, या किसी सिचुएशन हो गया कोई, उन सारी चीज़ों पे क्या होता है, इक्विलिटी होनी चाहिए, हमको समानता मिलनी चाहिए। ठीक है, तो उसका जो है मतलब यही होता है समानता। संप्रत्यय मतलब समानता सारी चीज़ों में। ठीक है, ताकि उन्हें अन्य वस्तुओं से अलग किया जा सके। ठीक है, अब देखिए क्या है, बुद्धि है, इंटेलिजेंस। 1885 में फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। इसका अर्थ या मतलब है विभिन्न प्रकार की योग्यता, जैसे तेजी से सीखना और समझना, अच्छा स्मरण। ठीक है ना, मतलब स्मरण बोले तो तार्किक चिंतन करना, मतलब कि क्या बोलते हैं, किसी चीज़ को मतलब तर्क वितर्क कर करके उसको सोचना समझना, और स्मरण मतलब याद करना। ठीक है, 1905 में अल्फ्रेड बिले ने बुद्धि मापन का काम किया। वुडवर्थ के अनुसार क्या बोलते हैं, ये बुद्धि कार्य करने की बहुविधि है, मतलब बहुत ज़्यादा तरीके का विधि है। ठीक है ना, बहुविधि इसको बोला गया। टर्मन के अनुसार कहते हैं बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बुद्धि का स्वरूप सीखने की योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, पर्यावरण से सामंजस्य की योग्यता। बुद्धि के प्रकार कितने तरह के हैं देख लीजिए। सामाजिक बुद्धि जो समाज के द्वारा सीखते हैं, अमूर्त बुद्धि जो पुस्तकीय और ज्ञान से अर्जित होता है वो चीज़, जैसे चित्रकार, कलाकार, ये सारी चीज़ें से जो है सो अमूर्त बुद्धि सीखते हैं। ठीक है, और उसके बाद देख लीजिए बालकों में संप्रत्यय का विकास क्या होता है। बच्चे उन्हीं के बारे में बातें बताते हैं जो उनके सामने होता है, जिसको वह देखता है। बच्चों में मूर्त संप्रत्ययों का विकास होता है। उम्र बढ़ने के दौरान सब कुछ जानने लगता है और अमूर्त संप्रत्यय का भी विकास होने लगता है। बालकों में संप्रत्यय का विकास। ठीक है, संप्रत्यय बोले थे, बताया था आपको, जो इक्विलिटी और इक्विटी की बात करता है। ठीक है, समता की बात करता है। ब्रूनर के बौद्धिक विकास की अवस्थाएं क्या है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के आधार पर ब्रूनर ने अपना संज्ञान संबंधी अध्ययन पहले पौधों पर किया और उसके विद्यालय जाने वाले बच्चे पर, फिर 3 साल के बच्चों पर और नवजात शिशु पर किया। ठीक है, संक्रियात्मक अवस्था जन्म से 3 वर्ष तक होता है। स्थूल प्रतिनिधित्व अवस्था 3 साल से लेकर के 7 वर्ष तक। इसमें बौद्धिक क्षमता ज़्यादा विकसित हो जाता है। बालक मूर्त रूप से सोचने और समझने लगते हैं। ठीक है, प्रतीकात्मक अवस्था ये होता है तीसरा, जो 7 साल से लेकर के ऊपर तक होता है। इस उम्र में अपने अनुभव के भाषा से व्यक्त करता है, मतलब कि इसमें क्या होता है, अपने अनुभव के द्वारा भाषा को सीखता है या भाषा के द्वारा सीखता है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई ब्रूनर जी के बौद्धिक विकास की अवस्थाएं, ये चीज़ याद रख लीजिएगा। अब आते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 क्या है, बाल विकास एवं सीखना, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। बाल विकास
क्या होता है, मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाले जैविक और बौद्धिक परिवर्तन को कहते हैं, जब वे धीरे धीरे निर्भरता से स्वायत्तता की ओर बढ़ते हैं। मतलब कि बचपन में कोई भी बच्चा निर्भर रहता है अपने माता पिता के ऊपर, परिवार के ऊपर। जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं तो वो आत्मनिर्भर हो जाते हैं, खुद का फैसला खुद लेने लगते हैं, ओन डिसीजन करने लगते हैं सारी चीज़ों को। तो यही चीज़ें हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। अब चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, वृद्धि और विकास। ठीक है, वृद्धि क्या होती है कि एक समय पे जा कर के वह रुक जाता है। ठीक है ना, इंसान के बॉडी का जो, इंसान का शरीर जो है एक समय पे जा कर के रुक जाता है। अब देखिए, बच्चे जब छोटे बच्चे होते हैं वो तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक समय पे जब जाते हैं 18-20 के होते हैं तो उनकी हाइट वो रुक जाती है वहीं पे, वेट भी रुक जाता है, वजन भी रुक जाता है। हाँ, ये है कि वेट का शक्ल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि अगर हम 20 साल की उम्र में अगर हम 50 के हैं तो 40 साल की उम्र में हम 100 के हो जाएंगे और 60 साल की उम्र में 150 केजी के हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यही क्या है, वृद्धि क्या है, एक समय पे जा कर के रुक जाती है, जैसे हाइट और वेट। ठीक है, और डेवलपमेंट, विकास क्या है, यह सतत प्रक्रिया है, चलने वाली, यह कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ग्रोथ में मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन है। ठीक है, और डेवलपमेंट क्या है, सिर्फ परिमाणात्मक है के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन से भी है। ठीक है, और वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है, सिर्फ शरीर से, जैसे बोला मैंने हाइट और वेट, जबकि विकास से आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन है। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, लेकिन विकास का मापन कठिन है, उसका अवलोकन करते हैं। ठीक है, उसको मापा नहीं जा सकता विकास को। इसमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और एक समय के बाद ये रुक जाता है, बताया मैंने। इसमें प्रक्रियात्मक परिवर्तन शामिल है और यह निरंतर चलता रहता है, मतलब कंटिन्यू चलता रहता है। विकास का कहा गया है वोम टू टोम, मतलब कि गर्भ अवस्था से लेकर के कब्र तक विकास चलता रहता है, यह सतत चलता है, कंटिन्यू चलता है, लगातार चलता है, यह कभी रुकता नहीं है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट अगर देखेंगे हम, विकास के प्रकार, फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास, सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास और इमोशनल डेवलपमेंट सांवेगिक विकास। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट में क्या आएगा, जो हमारा शरीर का विकास होगा, और फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर में ही हम देखेंगे कि फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर स्किल्स आता है। ठीक है, जो सूक्ष्म मोटर और सकल मोटर कहते हैं। तो फाइन मोटर का मतलब क्या होता है, पहले देख लेते हैं फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है। शारीरिक विकास एक ऐसा विकास है जिसमें हमारे शरीर की मांसपेशियों व हड्डियों का विकास होता है। ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, फिजिकल डेवलपमेंट कहलाता है। और फाइन मोटर में क्या आ गया कि बच्चे जो है अगर कोई भी अपनी उंगलियों से, छोटी छोटी अपनी जो हाथ की उंगलियां होती है उनसे कोई भी काम करते हैं या खेलते हैं और उसका जो है सो आई कांटेक्ट उनकी उंगलियों पे बना रहता है, उसे ही फाइन मोटर कहते हैं। जैसे बच्चे गोली खेलते हैं बचपन में, तो जब गोली खेलते हैं तो छोटी छोटी उंगलियों से गोली पकड़ते हैं और उसका आई कांटेक्ट, आँख जो है उसका एकदम कहाँ देखता है, उसकी उंगली पे देखता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ जो है आपका फाइन मोटर कहलाता है। ठीक है, ग्रॉस मोटर में क्या हो गया, ग्रॉस मोटर में इसमें बच्चे बड़ी हरकतें करते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी हरकतें करते हैं जिससे उनका शरीर का विकास होता है, जैसे दौड़ना, कूदना, खेलना इत्यादि, बड़ी बड़ी काम, मतलब हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सब सारी चीज़ें करना, ये सब ग्रॉस मोटर में आ जाएगा। सेकेंड क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास, जिसमें बच्चे द्वारा सूचना प्रसंस्करण, भाषा सीखना तथा मस्तिष्क का विकास पे ध्यान दिया जाता है। इसी में भाषा विकास होता है, मतलब कि आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ही क्या होता है, भाषा का भी विकास होता है। ठीक है, ये चीज़ को याद रखिए, भाषा का विकास अगर किसी चीज़ में होता है, कौन से डेवलपमेंट में होता है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में होता है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास। और संज्ञानात्मक का तो मैंने बताया कि संज्ञा मतलब कि जहाँ पे ज्ञान अर्जित किया जाता है, मतलब ज्ञान आता है। संज्ञानात्मक इंसान का जो है सो दिमाग से सारी चीज़ें रिलेटेड है। और संज्ञानात्मक जब भी आए तो आप इसको समझ लीजिए कि जीन प्याजे के द्वारा जो है संज्ञानात्मक विकास दिया गया है, इसकी थ्योरी। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट क्या है, सामाजिक विकास में बच्चे समाज के द्वारा उन्हें देख कर सीखते हैं। यह शैशवावस्था से शुरू हो जाता है। शिशु का व्यक्तित्व सामाजिक पर्यावरण में ही विकसित होता है।
इमोशनल डेवलपमेंट क्या है? संवेग शब्द अंग्रेजी के इमोशन शब्द से लिया गया है, ठीक है ना। इमोशन, इमोशनल और इमोशन, आप भी बचपन से अभी तक बड़े हो गए हैं, आपकी भी ज़िंदगी में इमोशंस आए होंगे और आते रहेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए कि अगर कोई भी किसी भी चीज़ को हम सोचते हैं और वो अगर सैड न्यूज़ होता है तो हमारा जो है सो फेस, मतलब इमोशन जो होता है वो एकदम सैड टाइप का हो जाता है, उदास टाइप का हो जाता है। और अगर ज़िंदगी में अगर कुछ अच्छा सोचते हैं और कुछ अच्छा होता है तो हमारा इमोशन जो है बहुत अच्छा होता है, हंसने लगते हैं उन चीज़ों को देख करके। तो वही होता है इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। अब आता है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के चरण। विकास के चरण कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं, ठीक है। इन्फेंसी, शैशवावस्था बोलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था, एडोलेसेंस, किशोरावस्था, ठीक है। यह शैशवावस्था क्या होता है? जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक को शैशवावस्था कहते हैं। अर्ली चाइल्डहुड क्या होता है? जो 2 वर्ष से लेकर के आपको 7 वर्ष तक होता है, ठीक है। और लेटर चाइल्डहुड क्या होता है? 7 से 11 वर्ष तक होता है। एडोलेसेंस क्या होता है? 11 से 19 या 18 वर्ष तक होता है, ठीक है। इसको किशोरावस्था कहते हैं। यूनिट 3 क्या है? सीखने के व्यवहारवादी एवं सूचना प्रसंस्करण सिद्धांतों का समझ। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ये पावलोव क्या है? एक मतलब वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक कुत्ते के ऊपर रिसर्च किया। किस पे रिसर्च किया? एक कुत्ते के ऊपर रिसर्च किया। एक भूखे कुत्ते को एक मेज से बांध दिया गया, ठीक है ना। और उसने उसी कुत्ते की लाड़ ग्रांथियों को ऑपरेशन किया। कुत्ते के मुंह से लाड़ एकत्रित करने के लिए एक नली के माध्यम से उसे कांच के जार से जोड़ दिया गया, ठीक है। उसके बाद पावलोव ने कुत्ते को भोजन दिया। भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लाड़ आया। इसको कई बार दोहराया गया। इसके द्वारा जो एकत्रित लाड़ हुआ उसको मापा गया था। दूसरे चरण के प्रयोग में पावलोव ने कुत्ते को घंटी बजाने के साथ भोजन दिया, ठीक है। पहले क्या किया? घंटी बजा के नहीं, नॉर्मल भोजन दिया गया। और जैसे ही भोजन देखता था कुत्ता, वैसे ही उसके मुंह में लार टपक के गिरता था, ठीक है। मुंह से लार निकलता था, ठीक है। दूसरे चरण में उन्होंने क्या किया कि घंटी बजाने के साथ साथ खाना उनको प्रोवाइड किया गया कुत्तों को, ठीक है। फिर देखा गया कि उसके मुंह से लार टपक रहा है। लेकिन एक दिन जब ऐसा आया कि इन्होंने खाना नहीं देते हुए सिर्फ घंटी बजाया, तो जैसे ही घंटी बजाया उसके बावजूद भी जो है सो कुत्ते ने क्या किया? लार को गिराना स्टार्ट किया। लार उसके मुंह से निकलना स्टार्ट कर दिया गया। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाए तो वह उस चीज़ को लत पकड़ लेता है, या उसके मस्तिष्क में वही चीज़ बस जाता है कि नहीं, घंटी बजने से जो है ना हमको खाना मिलेगा, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है। तो इंसान का जो मतलब कि ये इन्होंने यही सिद्ध किया इन सारी चीज़ों को कि उसके जो ब्रेन वॉश कर दिया गया, उसको जो मतलब दिमाग में घुसा दिया गया कि घंटी बजेगा और खाना मिलेगा। और पहले घंटी बजाने के साथ साथ खाना उसको प्रोवाइड किया जाता था, लेकिन अभी खाना नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, खाली घंटी बजाने से भी उसके मुंह से लार निकल रहा है, ठीक है। यही चीज़ें याद रहेगा आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा, हमेशा दोहराया जाता है, ठीक है। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुक्रिया सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक स्किनर ने 1938 में किया था। स्किनर ने सफ़ेद चूहा और कबूतर पर यह प्रयोग किया था, ठीक है ना। किस पे किया था? चूहे पे और कबूतर पे। चूहे पर प्रयोग के लिए बॉक्स बनाया गया जिनका नाम था स्किनर बॉक्स, ठीक है। अगर पूछे कि स्किनर बॉक्स क्या था तो उन्हीं का नाम रखा गया था, उनके ही मतलब कि जो रिसर्च कर रहे हैं तो उन सारी चीज़ों पे। स्किनर ने एक भूखे चूहे को इस बॉक्स में बंद कर दिया। भूख की वजह से चूहा इधर उधर उबलता है। उस बॉक्स में ऐसी व्यवस्था थी कि बॉक्स के मार्ग पे एक लीवर लगा था, जिस लीवर पे चूहे के पैर पड़ते ही उस लीवर की खट की आवाज़ आती है और प्रकाश आ जाता है। और प्रकाश के साथ साथ क्या होता है? चूहे का भोजन भी पहुंच जाता है, ठीक है। ये चीज़ें होती है कंटिन्यू। तो जब कंटिन्यू ऐसा जब चलने लगता है, प्रोसेस चलने लगता है, तो चूहा को भी पता चल जाता है कि नहीं, अगर ये लीवर को दबाने से मेरे को क्या आएगा? प्रकाश आएगा और प्रकाश के साथ खाना भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ये आदत पड़ जाता है,
ठीक है ना। तो स्किनर ने दूसरे प्रयोग में कबूतर पर भी किया सेम चीज़ें। उन्होंने एक भूखे कबूतर को बॉक्स में बंद कर दिया और कबूतर थोड़ी देर शांत रहा। जब भूख लगी तो बॉक्स में चलने और फिरने लगा। ठीक है, उसी बॉक्स में एक चीज़ लगी थी जिससे कबूतर के चोंच मारने पर प्रकाश आता था और साथ में उसके खाने का अनाज का दाना आता था। कबूतर बार बार ऐसा किया, मतलब कि उसको कबूतर को भी आदत लग गई, लत लग गया था इन सारी चीज़ों का कि हाँ चोंच मारने से हमको खाना मिलेगा इन सारी चीज़ों पे। ठीक है, और क्या बोलते हैं, चूहे को भी एक लत लग गई थी कि लीवर पे अगर मान लीजिए कि हम ये करते हैं तो दबाते हैं पैर से तो खट से आवाज़ आएगा और हमको प्रकाश मिलेगा और खाना मिल जाएगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का क्या था, इस सिद्धांत से पता चलता है कि हमारे बच्चों को बार बार किसी अच्छी चीज़ों का प्रयास कराएं तो कुछ न कुछ अच्छा कर सकता है। यही चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो इसलिए बोलते हैं ना कि बच्चों को शुरू से ही कुछ अच्छा सिखाइए ताकि आपके बच्चे अच्छा सीखेंगे। ठीक है, ये थ्योरी का यही कहना चाहता है। तो इन्होंने यही प्रयोग किया। यूनिट 4 में क्या है, बच्चों के विकास एवं सीखने में समाज की भूमिका। हम लोग बचपन से समाज के अंदर में बड़े हो रहे हैं, छोटे से देख रहे हैं कि सारी चीज़ें हम लोग कहाँ से सीखे हैं। पहले घर से सीखे हैं, परिवार से। उसके बाद घर परिवार से जैसे ही हम लोग थोड़े बड़े हुए हैं तो घर से बाहर निकले हैं, और घर से बाहर निकलने के बाद किससे सीखे हैं, समाज के बीच में जाकर के समाज से सीखे हैं। तो यही चीज़ें हैं, सीखना और समाज दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है। व्यक्ति के विकास के लिए दोनों की आवश्यकता होती है, इसमें एक दूसरे के बिना विकास संभव नहीं है। बच्चे सबसे पहले अपने माता पिता और परिवार से सीखता है, उसके बाद वह समाज में जाता है, वहाँ समाज के लोगों को देखता है और उसके अनुभव के द्वारा चीज़ों को, सारी चीज़ों को सीखता है। ठीक है, कर लीजिएगा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्या है, बंडूरा जी का द्वारा। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा ने 1961 में बेबी डॉल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसका, बेबी डॉल का। इन्होंने क्या किया कि 3 गो समूह बनाया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 3 समूह बनाया, और 3 समूह को बनाने के बाद एक 5 मिनट का फिल्म दर्शाया गया था। उस फिल्म में एक कमरा होता है, एक रूम होता है जिसके अंदर बहुत सारे खिलौने होते हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा खिलौना होता है बेबी डॉल। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि 3 ग्रुप जो बनाया गया, तीनों ग्रुप को अलग अलग रखा गया, तीनों ग्रुप को अलग अलग दिखाया गया मूवी को। ठीक है, उस फिल्म को, उसमें एक मूवी में दिखाया जाता है कि जो बेबी डॉल को क्या करता है, एक आदमी आता है रूम में और उस बेबी डॉल को गिरा देता है, उठा पटक करके उसको मारता पीटता है उसको। ठीक है ना, लेकिन उसी फिल्म में जो है सो क्या बोलते हैं, उसको पुरस्कार से नवाजा जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। दूसरी फिल्म में दिखाया गया है कि वही बंदा आता है और उसको फिर तोड़ फोड़ करता है बेबी डॉल के साथ, लेकिन उसको क्या करते हैं, दंडित करते हैं। ठीक है, तीसरे में क्या किया गया है, तीसरी मूवी में दिखाया गया कि वही बंदा आता है, फिर उसको जो है सो तोड़ फाड़ करता है, बेबी डॉल को गिरा देता है ज़मीन पे, फर्श पे लात मारता है, सारी चीज़ें करता है, और उसको ना दंडित किया जाता है और ना उनको पुरस्कार दिया जाता है, कुछ नहीं दिया जाता है। बाद में क्या करते हैं कि उसी तीनों बच्चों को बारी बारी उसी कमरे में डाला जाता है, और पीछे से ये हमारे जो बंडूरा साहब हैं वो लोग देखते हैं चुपके से कि हाँ बच्चे में क्या गतिविधि है। तो पहले बच्चे जो देखे थे कि हाँ उनको पुरस्कार दिया जाता है, तो उसमें जो है सो क्या बोलते हैं, गुस्सा था, और गुस्से के बाद पुरस्कार दिया था, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, बहुत एंग्री करता है। ठीक है, और जो दंडित होता है वो थोड़ा कम, जो दंडित वाला जो ग्रुप होता है वो बच्चे जब जाते हैं उसको रखते हैं तो वो थोड़ा कम गुस्सा करता है। ठीक है ना, तो यही सारी चीज़ें हैं। तो इसमें पता लगाया गया कि जैसे बच्चे देखते हैं, ठीक है ना, वैसे ही सीखते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। यूनिट 5 के अंदर में क्या आ गया आपका, सीखने के प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, यूनिट 5 जो है मतलब कि ईजिली है, इसलिए मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं किया हूँ कि सीखने का कारक क्या क्या हो सकता है। ठीक है ना, जैसे बालक की योग्यता और क्षमता। ठीक है, कोई बालक आपके विद्यालय में आते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसकी कुछ ना कुछ एबिलिटी होती है और कैपेसिटी होती है। क्या चीज़ की, मतलब कि एबिलिटी और कैपेसिटी होता है क्या चीज़ का, बच्चों का। ठीक है ना, किसी भी सीखने की योजना में। ठीक है, ये चीज़ें आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा। निश्चित उद्देश्य, ठीक है ना, हर बच्चों का एक ना एक एम होता है, टारगेट होता है, लक्ष्य होता है। ठीक है, तो आपका एक जिम्मेदारी है कि आप एज अ टीचर आप अपने बच्चों का एम जाने कि हाँ बाबू क्या बनना चाहते हो इनके सब फ्यूचर में, अगर तुम पढ़ लिख करके। ठीक है ना, तो उनकी उद्देश्यों के साथ जो है सो हम एक शिक्षक के रूप में काम करें। ठीक है, वो हो गया। प्रेरकों का प्रयोग, यूज़ ऑफ मोटिव्स।
इसके अंदर में क्या होता है कि उत्साह जो होता है, उत्साह आंतरिक और बाहरी किसी चीज़ के सीखने की होता है। अगर कोई अच्छा करता है बच्चा तो उसकी हम प्रशंसा करेंगे, उसको पुरस्कार देंगे, ठीक है ना, ताकि बच्चे में उत्साह आने के बाद वो सीखने की कोशिश करे सारी चीज़ों को। चौथा क्या है, शिक्षकों का व्यक्तित्व, पर्सनालिटी ऑफ टीचर, ठीक है ना, मतलब कि बच्चों, मतलब कि पर्सनालिटी ऑफ टीचर, टीचर का जो है सो क्या बोलते हैं, बच्चों के प्रति जो है अपना पर्सनालिटी कैसे होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए व्यवहार, सारी चीज़ों को आपको हर एक बच्चे को सोच और समझ को जानना पड़ेगा सही से, इन सारी चीज़ों को ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो जो आपने सैप में जो अनुभव लिया होगा ना, सैप 2 में, मतलब स्कूल ऑब्जर्वेशन में, तो उन सारी चीज़ों को भी आप यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, सहायक साधनों का प्रयोग, यूज़ ऑफ मटेरियल्स एड्स, जो भी हमारे पास मतलब मटेरियल होते हैं, जो साधन होते हैं, हम उसको अच्छे से यूज़ कर सकें। और अभ्यास अंतिम में आता है, अंतिम लास्ट बोले तो एक्सरसाइज। अगर हम किसी भी चीज़ का अभ्यास बार बार करते हैं तो कठिन काम को या कठिन कार्य को भी आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। यही चीज़ें क्या हो गया, अभ्यास। तो ये यूनिट 5 हो गया, जो सीखने के प्रभावित करने वाले कारक थे, ठीक है। आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा एक बार, अगर एक बार में अगर ना समझ में आए तो इसको दोबारा देख लीजिएगा, इस वीडियो को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर दिस चैनल। और क्या बोलते